हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और यहां पर हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई में रहे महत्वपूर्ण खबरों को। ये वीडियो क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई से ली गई है। यहाँ बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है उनको कवर किया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। और इस वीडियो की क्लास, पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के पिन कमेंट में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर जाने के बाद मंथली पैकेज से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मंथली पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है? प्रतिदिन आपको देखा जाए तो वीडियो क्लास मिल जाती है शाम को 7:30 बजे। डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन क्लास पीपीटी भी आपको ग्रुप में शेयर की जाती है। एमसीक्यू 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है ऑनलाइन, प्रतिदिन ऑनलाइन जैसे वीडियो आती है उसके बाद एमसीक्यू लगा होता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है कि आप खुद से अपने आप को परखें कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्या वो आपके लिए उपयोगी है, सारी चीजें आप वहां पर टेस्ट कर सकते हैं। और महीने के एंड में जो कंप्लीट पीडीएफ होती है, पूरे महीने जो हमने पढ़ाया उसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। एक फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो टेस्ट ऑनलाइन होता है जिससे आप ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी क्लास में मिल जाती है। और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहां पर इस वीडियो के पिन कमेंट में आप जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप सीधे सीधे हमारे वेबसाइट पर जाइए या ऐप पर जाइए। वीडियो लेक्चर के सेक्शन में आपको जुलाई महीने का पैकेज दिख जाएगा। मात्र 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में कुछ कॉइन है तो उन कॉइन को अगर जो आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं कॉइन पर, तो सिर्फ 18 रुपए 75 पैसे में आप हमारा मासिक पैकेज जो है करंट अफेयर का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आपकी करंट अफेयर की तैयारी बेहतर हो सकती है अन्य लोगों की अपेक्षा। क्योंकि एग्जाम जब अंत समय आता है परीक्षा का, तो सबसे बड़ा हेडेक होता है करंट अफेयर। आएगा 35 नंबर का, लेकिन शुरू से छोड़ के रखते हैं, बाद में सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, और जब बाद में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ये होता है कि करंट अफेयर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो सारी समस्या आपके साथ ना हो, इस वजह से आप मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर 16 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्ल्ड स्नैक डे के बारे में। जो विश्व सांप दिवस है ये कब मनाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्नैक डे। हर साल 16 जुलाई का जो दिन होता है इसको विश्व सांप दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक ट्रेंड है यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस का ये ट्रेंड है कि कभी भी वो दिवस से संबंधित जो सवाल पूछता है उसका फोकस कहां पर होता है। मैं फोकस भी आपको बता दे रहा हूं कि वो किन चीजों पर फोकस करता है। पर्यावरण पर फोकस करेगा। ठीक है, अब पर्यावरण पर कहां पर? कोई भी नया दिवस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ओजोन दिवस है, ठीक है, नीलगिरी ताहर दिवस है, टाइगर दिवस है, बाघ दिवस है, उसी के साथ साथ देखा जाए तो चीता दिवस है, ठीक, सांप दिवस है। तो इस प्रकार के जो दिवस होते हैं वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा तो ये आप तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। दूसरा जो नए दिवस होते हैं ना, नए दिवस कोई घोषित हुआ। अब जैसे इस बार आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि 23 सितंबर का जो दिन है इसको घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा कि इसको मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस के रूप में। पहले क्या होता था कि आयुर्वेद दिवस जब मनाया जाता था तो धनतेरस के दिन मनाया जाता था, धनवंतरी की जयंती होती थी। ठीक है, और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता था हर साल धनतेरस के दिन। तो वो दिन जो होता था वो हर साल चेंज होता रहता था। लेकिन अब देखा जाए तो भारत सरकार ने घोषित किया है कि 23 सितंबर का दिन अब से हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो साहबजादा दिवस हो गया, फिर उसके बाद देखा जाए तो जनजातीय गौरव दिवस हो गया, वीर बाल दिवस हो गया, उसी के साथ देखें तो स्टार्टअप दिवस हो गया। ठीक है, और भाला फेंक दिवस हो गया, नीलगिरी ताहर दिवस हो गया। ये सब नए दिवस हैं, ये सब नए दिवस है जो सरकार के द्वारा घोषित किए गए। तो ये सारे दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो चिकित्सा से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है, चिकित्सा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट दिवस है उन पे आपको फोकस करना होता है। तो बेसिकली अगर आप इन 3 चीजों पर फोकस कर लें तो आपको अन्य दिवस याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। चिकित्सा से संबंधित दिवस का मतलब टीबी डे हो गया, कैंसर डे हो गया, एड्स दिवस हो गया। ऐसे दिवस जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका दिवस और उनका थीम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अब एआई का जमाना है तो एआई से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फोकस करना है कहां पर? चिकित्सा, पर्यावरण और जो नए दिवस घोषित हुए उन पर। तो इससे आपका काम हो जाएगा। अब उसी संदर्भ में देखें तो पर्यावरण से रिलेटेड है यहाँ पर, इसी वजह से चर्चा करते हैं। विश्व सांप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई के दिन। 16 जुलाई के दिन
वर्ल्ड स्नैक डे मनाया जाता है। देखा जाए तो यह दिन सांपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यहां हम बात कर ले, इस दिवस पर लोगों सांपों के बारे में अधिक जानने, उनके संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करने और उन अद्भुत जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ठीक है, और इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड स्नैक डे का, तो थीम जान लीजिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सम्मान करें, डरे नहीं, प्रकृति के मूक संरक्षकों की रक्षा करें, ये इसका थीम है। ठीक है, रिस्पेक्ट नॉट फेयर, प्रोटेक्टिंग नेचर्स साइलेंट गार्जियंस, ये इसका थीम है इस बार का। विश्व स्नैक दिवस या वर्ल्ड स्नैक डे है, इसका थीम है। चलिए आगे हम बात कर ले, एआई एप्रिसिएशन डे। ठीक है, एआई एप्रिसिएशन डे ये कब मनाया जाता है, तो देखा जाए 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। हर साल 16 जुलाई का दिन जो होता है इसको एआई एप्रिसिएशन डे के रूप में मनाते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 में इसको स्टार्ट किया गया है, नया दिवस है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर ले तो दुनिया भर में 16 जुलाई को एआई एप्रिसिएशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 2021 में पहली बार हुई थी, जब मानवता के लिए टेक्नोलॉजी के सकारात्मक योगदान के लिए एआई हार्ट एलसीसी को स्थापित किया गया था। ठीक है, एआई हार्ट एलसीसी को 16 जुलाई 2021 को स्थापित किया गया था और इसी चीज को देखा जाए तो सेलिब्रेट करने के लिए हर साल जो 16 जुलाई का दिन होता है इसको एआई एप्रिसिएशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, यहां पर हम चर्चा करें अभिजात सेठ। ठीक है, तो डॉक्टर अभिजात सेठ बने एनएमसी के नए चेयरमैन। एनएमसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो एनएमसी के नए चेयरमैन बने हैं अभिजात सेठ। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल नियामक संस्थान नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसका नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। किसको बनाया है, तो अभिजात सेठ को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है, चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया, तो उन्होंने सुरेश गंगाधर का स्थान लिया। किसका, डॉक्टर सुरेश गंगाधर का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनएमसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो एनएमसी के नए चेयरमैन बने हैं यहां पर देखा जाए तो अभिजात सेठ। ठीक है, अभिजात सेठ। चलिए, तो यहां पर हमने नियुक्तियों से संबंधित पॉइंट को देख लिया, पहली खबर। आगे देखें नियुक्तियों के संदर्भ में अगला पॉइंट क्या है, 5 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश मिले। 5 हाईकोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुमेलित करने के लिए सवाल आपकी परीक्षा में करंट अफेयर में पूछ सकता है। यूपी पीसीएस ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। ठीक है, यूपी पीसीएस ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। करंट अफेयर के सवाल आपने यूपी पीसीएस 2024 में देखे। ठीक, यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री का पेपर हुआ था ना, उसमें एक बात सामने आई कि जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए, करंट अफेयर के सवाल आए, यहां पर कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो वन लाइनर पूछा गया हो। कोई भी एक भी सिंगल सवाल ऐसा नहीं था करंट अफेयर का जो वन लाइनर पूछा गया उसका आंसर डायरेक्ट आया हो। लेकिन हम उस चीज को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि हमने वैसा ट्रेंड मतलब सोचा ही नहीं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो हमारी क्लासेस स्टार्ट की गई। वन लाइनर तो आप पढ़ लेते थे कहीं से भी, अब जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, नया प्रारूप है, नए दौर में एआई का जमाना है, हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है, वन लाइनर करंट अफेयर तो बहुत आसान हो गए। चैट जीपीटी पे आप डालेंगे कि 16 जुलाई का करंट अफेयर तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, नया ट्रेंड है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्लासेस संचालित की जा रही हैं और देखा जाए तो मिलान से संबंधित सवाल यहां से बन सकता है। ठीक है, चर्चा करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को अब स्थायी चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि अभी तक क्या था कि ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, लेकिन जो संजीव सचदेवा है इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का परमानेंट चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है, स्थायी चीफ जस्टिस बना दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज विभू बखरू, जो विभू बखरू थे, इनको कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिलान से संबंधित सवाल पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, वहां पर आपको मैच करना होगा। तो मध्य प्रदेश के आगे लिखा होगा संजीव सचदेवा, दिल्ली हाईकोर्ट के आगे लिखा होगा, वहां देखा जाए कर्नाटक हाईकोर्ट के आगे विभू बिखरू लिखा होगा। आगे बात करें, पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो आशुतोष कुमार को देखा जाए, जो पहले पटना हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको अब गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के जज हैं विपुल मनुभाई पंचोली, ठीक है, विपुल मनुभाई पंचोली, उनको पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। और यहां पर हम बात कर ले, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज तारालोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तारालोक सिंह चौहान जो है ये कहां के चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये झारखंड के जो हाईकोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और यहां पर देखा जाए, इन सभी नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा 26 मई को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है उसके द्वारा 26 मई को ही ये घोषणा कर दी गई थी। यहां पर इनके नामों के सुझाव दिए गए थे, सिफारिश की गई थी, और अब सारे जो नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि झारखंड जो हाईकोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस कौन, तारालोक सिंह चौहान। वहीं पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन, विपुल मनुभाई पंचोली। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन, आशुतोष कुमार। उसके बाद देखें कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन, विभू बखरू। और वहीं पर हम बात करें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन, तो संजीव सचदेवा। अब यहां पर 5 नाम आपको पता चल गए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नियुक्तियों के संदर्भ में, नियुक्तियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे हम बात कर ले। अगली खबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। अब यहां पर देखा जाए, जो अवार्ड वाला सेक्शन है, अवार्ड वाला जो सेक्शन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भारतीय है उसको ये अवार्ड मिला है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां पर हम बात कर ले तो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देश पांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसको दिया गया है, वर्षा देश पांडे को दिया गया है। यहां पर है ये वर्षा देश पांडे जी, इनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों में उनके योगदान के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों में उनके योगदान के लिए जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्षा देश पांडे को 2025 के लिए। देखा जाए वह दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है, ठीक है। अब कथन में जैसे 2 कथन वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 2 कथन वाले सवाल में क्या आएगा, पहला तो यही रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को प्रदान किया गया है। दूसरा कथन ये रहेगा कि वह दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है। कौन सा कथन सही है, तो यहां पर दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। आगे हम बात कर लें, पिछले 25 वर्षों से महिलाओं के अधिकारों के लिए वो काम कर रही हैं। वर्षा देश पांडे पिछले 35 सालों से महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैं, ठीक है। आगे हम बात कर ले, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और नगद राशि भी शामिल होती है, ठीक है। तो यहां पर 1 गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ ही साथ में यहां पर आप देख सकते हैं ये गोल्ड मेडल इनके हाथों में, वर्षा देश पांडे जी के साथ में 1 डिप्लोमा और कुछ नगद राशि होती है जिनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली खबर देखें, युद्ध अभ्यास से संबंधित है। तो टेलिस्मैन सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज, ये टेलिस्मैन सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा कर ले तो टेलिस्मैन सेबर की शुरुआत 2005 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में हुआ था। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में तो स्टार्ट हुआ था 2005 में, धीरे धीरे जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के जो मित्र राष्ट्र है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो ये द्विपक्षीय अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया। और यहां पर बात करें तो इस बार सैन्य अभ्यास में 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इन देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगो और ब्रिटेन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसको याद कैसे करना है, मत याद करिए। परीक्षा में क्या पूछेगा कि कौन से देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यही पूछेगा ना। तो आप अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा कि मित्र राष्ट्र कौन से हो सकते हैं। अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के मित्र राष्ट्र कौन से हो सकते हैं, चीन तो होगा नहीं, रूस तो होगा नहीं, ईरान तो होगा नहीं अमेरिका का मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना होगा वहां पर, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 19 देशों में कुछ देशों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आगे हम चर्चा कर ले, मलेशिया और वियतनाम भी पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर शामिल हुए। यह अभ्यास पापुआ न्यू गिनी में भी होगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में भी इस अभ्यास को किया जाएगा। और यह पहली बार है जो ऑस्ट्रेलिया के निकटतम पड़ोसी देश है, जो पापुआ न्यू गिनी है यह ऑस्ट्रेलिया का निकटतम पड़ोसी देश है। और पहली बार टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज जो किया जा रहा है ना, यह ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी आयोजित किया जा रहा है।
पहली बार ऐसा, अभी तक होता क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में ही टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज था, इसको आयोजित किया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि 2025 में इसको पापुआ न्यू गिनी में भी आयोजित किया जाएगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बात करें 3 राज्यों के नए राज्यपाल। अब ये भी देखा जाए तो नियुक्ति, जो नियुक्ति वाला सेक्शन है ना, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है, नियुक्ति के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, सवाल आपके नियुक्तियों से पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नियुक्तियां हो या अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हो। ठीक है, तो 2 हमने नियुक्तियां पहले देखी हैं, तीसरी नियुक्ति यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि 3 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। चर्चा कर लेते हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो पूर्व मंत्री हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू, ठीक है, पुष्पापति अशोक गजपति राजू जो है, इनको गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बात कर ले पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं असीम घोष, ठीक है, असीम घोष ये बने हैं हरियाणा के नए राज्यपाल। यहां पर चर्चा कर ले जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया राज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल बने, एलजी बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं ये कविंद्र गुप्ता। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहीं पर बात कर ले पुष्पापति अशोक गजपति राजू गोवा के मौजूदा राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई की जगह लेंगे, जो 15 जुलाई 2021 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर गोवा के राज्यपाल कौन बन रहे हैं? अशोक गजपति राजू बन रहे हैं। वहीं पर हम देखा जाए तो कविंद्र गुप्ता जो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, वो लद्दाख के मौजूदा उपराज्यपाल जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उन्होंने अपना हाल ही में इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद देखा जाए तो अब कविंद्र गुप्ता होंगे एलजी लद्दाख के। ठीक है, असीम घोष बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। असीम घोष हरियाणा के देखा जाए राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, उनका स्थान असीम घोष लेंगे। तो यहां पर आपने 3 नए राज्यपालों के बारे में जान लिया और आपके लिए इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। किसके स्थान पर बन रहे हैं ये भी आपने जान लिया कि बंडारू दत्तात्रेय के स्थान पर देखा जाए तो असीम घोष बन रहे हैं, वहीं पर बीडी मिश्रा के स्थान पर कविंद्र गुप्ता बन रहे हैं और पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर कौन? अशोक गजपति राजू बन रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। 15 जुलाई को शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन की अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। यहां पर देखा जाए 14 जुलाई के दिन आईएसएस से रवाना हुए थे शुभांशु शुक्ला, पैगी विटसन तथा उनके साथ जो 2 अन्य सहयोगी थे। 23 घंटे के सफर के बाद 15 जुलाई 2025 को देखा जाए दोपहर के 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में इनका जो शटल था वो लैंड किया। ठीक है, 3 बजे ये शटल लैंड हुआ था कैलिफोर्निया की खाड़ी में। आगे हम बात करें, चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया, जिसमें भारत के 7 एक्सपेरिमेंट शामिल थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 20 दिन में 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें भारत के कितने एक्सपेरिमेंट शामिल थे? तो भारत की ओर से देखा जाए 7 एक्सपेरिमेंट शामिल थे। ठीक है, उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। किसको? मेथी और मूंग के जो बीज थे उनको अंतरिक्ष में उगाया। और ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है, आप अपनी जब बुकलेट मिले तो उसमें इस चीज को हाईलाइट करके रखिएगा कि कौन से 2 फसल थे, मेथी और मूंग था। ठीक है, वहीं पर देखा जाए स्पेस माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट में भी हिस्सा लिया, साथ ही अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किया शुभांशु शुक्ला ने। ठीक है, आगे देखा जाए इससे पहले 26 जून को एक्सियोम मिशन 4 के तहत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पहुंचे थे। ठीक है, 25 जून को देखा जाए रवाना हुआ था पृथ्वी से और 26 जून को वो लोग पहुंच गए थे आईएसएस पे। और इसी के साथ शुभांशु शुक्ला जो थे आईएसएस पे पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पे जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। अगली खबर देखा जाए यहां पर तो सम्मेलन से रिलेटेड है। ठीक है, जो सम्मेलन वाला समिट का सेक्शन जो आप देखते हैं, और समिट में एससीओ समिट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखा जाए एससीओ समिट तो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर भी है इंडिया। तो चर्चा कर ले एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक
गलवान इंसिडेंट हुआ था, गलवान इंसिडेंट के बाद देखा जाए तो कोई विदेश मंत्री या भारत के विदेश मंत्री जो है पहली बार चीन गए हुए थे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं पॉइंट पर। 15 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। और ये जो आयोजन हो रहा था इस साल एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चीन के तियानजिन, ठीक है, कहां पर, चीन के तियानजिन में आयोजित हो रही थी। चर्चा करें तो एससीओ बैठक में संगठन के सदस्य देशों ने जरूरी रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा की। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के 10 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। तो यहां पर टोटल कितने सदस्य हैं एससीओ देशों में? एससीओ में 10 सदस्य हैं। जो बेलारूस है ये सबसे नवीनतम सदस्य है। आगे चर्चा कर ले, इससे पहले क्या हुआ, यहां पर एससीओ की जब विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी तो उसके पूर्व यहां पर देखें तो जो एस जयशंकर है, भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी की। अब ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये पॉइंट क्यों लिखा है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पिछले एक महीने से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही थी, विभिन्न न्यूज चैनल और बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये खबरें चला रखी थी कि शी जिनपिंग का देहांत हो गया या शी जिनपिंग कहीं गायब हो गए। मार्क्स जो वहाँ की पार्टी है, पार्टी ने गायब कर दिया जिनपिंग को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये फोटो बहुत वायरल हुई जो शी जिनपिंग से और एस जयशंकर जी की मुलाकात थी, उसके बाद ये कन्फर्म हो गया कि हाँ वो है, अभी चीन में ही है और सकुशल है। ठीक है, देखा जाए तो ये विदेश मंत्री की 5 साल बाद चीन की पहली यात्रा थी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों के तनाव के बाद हुई है। ठीक है, यानी कि 5 सालों बाद, 5 साल जब गलवान इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कोई भी विदेश मंत्री भारत से चीन गया ही नहीं। और 5 सालों बाद ये द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैराथन रनर फौजा सिंह का निधन हो गया। अब ये है फौजा सिंह जी, 114 साल के थे और इन्होंने पहली जो मैराथन दौड़ी थी वो 90 साल की उम्र में दौड़ी थी। ठीक है, चर्चा कर ले। द टर्बन टार्नेडो कहे जाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने पहली मैराथन 90 साल की उम्र में पूरी की थी। लंदन ओलंपिक में वो मसालवाहक भी रहे हैं। ठीक है, जो लंदन ओलंपिक हुआ था, लंदन ओलंपिक में मसालवाहक के रूप में सम्मिलित हुए थे। और यहां पर देखा जाए 90 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली मैराथन पूरी की थी। इनसे संबंधित सवाल, जो निधन वाले सवाल आते हैं ना, ऑब्चुरी वाले सवाल, वहां से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही प्राप्त किया है। 2030 तक प्राप्त कर रहा था, लेकिन 50% लक्ष्य जो है ये 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये देखा जाए तो आकाशवाणी की खबर है। चर्चा करें, भारत ने पेरिस समझौते की ऊर्जा लक्ष्यों को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% अब सौर और पवन ऊर्जा जैसे गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। यहां देखा जाए यह उपलब्धि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता तक पहुंचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। चर्चा करें तो सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 44% है तथा 2014 से स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि भी हुई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रख सकते हैं आप कि जो 50% लक्ष्य है भारत ने उसको 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये खबर देखा जाए तो एएनआई से ली गई, सॉरी आकाशवाणी से ली गई है। चलिए अगले पॉइंट पर देखें तो पंजाब के हर गांव में बनेगा स्टेडियम। पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक पहल स्टार्ट की है और उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि पूरे पंजाब में लगभग 13,000 स्टेडियम बनाए जाएंगे। हर गांव में स्टेडियम बना दिया जाएगा, जिससे जो पंजाब के सीमांत गांव हैं या पंजाब के ऐसे गांव जहां पर जो युवा हैं वो नशे की ओर जल्दी चले जाते हैं, बरगला जाते हैं, बेसिकली उनको बरगला लिया जाता है, तो उसके बाद वो नशे की तरफ चले जाते हैं, नशे की लत उनको लग जाती है। तो उससे अच्छा क्या होगा कि उनको स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए, जो वहाँ के युवा हैं युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो पंजाब सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि हर गाँव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। अब परीक्षा में कैसे पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रत्येक गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। चर्चा करें तो पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के प्रत्येक गांव में आधुनिक खेल मैदान बनाने की पहल का वर्णन किया गया है। यहां पर चर्चा करें, पंजाब सरकार हर गांव में आधुनिक खेल मैदान का निर्माण कराएगी। कुल 13,000 ऐसे मैदान बनाए जाएंगे।
इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना तथा उन्हें खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। ठीक है, खेल के प्रति प्रोत्साहित करने तथा नशे की लत जो है उसे दूर करने के उद्देश्य से ही इस पहल को लॉन्च किया गया है। आगे देखें, अंतिम खबर हमारी क्या है आज की। 600 विकेट और 7000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रविंद्र जडेजा। ठीक है, ऑलराउंडर की कैटेगरी में देखा जाए, ऑलराउंडर की कैटेगरी में तो 600 विकेट और 7000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो पहले कौन थे? पहले थे कपिल देव। कौन? कपिल देव जो थे ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 600 विकेट और 7000 रन पूरे किए थे। अब चर्चा करते हैं पॉइंट पर। पॉइंट हमारा क्या है? रविंद्र जडेजा टेस्ट में 600 विकेट और 7000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि लॉर्ड्स टेस्ट में हासिल की। लॉर्ड्स के मैदान में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा अंत तक, भले ही भारत मैच 29 रनों से हार गया, 29 या 22 रन से हारा था, ठीक है, लेकिन जडेजा एक छोर को संभाल के अंत तक खड़े थे। ठीक है, जडेजा से पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले कपिल देव एकमात्र अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं। चर्चा कर ले, यह उपलब्धि जडेजा को विश्व स्तर पर उन चुनिंदा ऑलराउंडरों के समूह में शामिल करती है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 प्लस रन और 600 प्लस विकेट का डबल हासिल किया है, जिसमें शकीबुल हसन शामिल है, कपिल देव शामिल है, शॉन पोलाक शामिल है। ठीक है, तो ये जो कुछ शीर्ष अव्वल खिलाड़ी हैं उनके लिस्ट में रविंद्र जडेजा का नाम भी ऐड कर देता है। जो ऑलराउंडर की कैटेगरी है उसमें रविंद्र जडेजा भी शामिल हो जाते हैं और भारत की ओर से ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे ऑलराउंडर हैं कपिल देव के बाद। अब चलिए, आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको तो हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि 2025 में विश्व सांप दिवस का विषय क्या है? सांपों से सावधान रहें। दूसरा है प्रजातियों को बचाएं। तीसरा है सम्मान करें, डरे नहीं, प्रकृति के मूक संरक्षकों की रक्षा करें। और चौथा कह रहा है पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखें। यह है चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एआई एप्रिसिएशन डे की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, 2021 में, 2020 में, 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जुलाई 2025 में एनएमसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश गंगाधर राव। फिर उसके बाद बात करें सुभाष राव। फिर तीसरा नाम है अभिजात सेठ और चौथा नाम है एम राजगोपाल। ठीक है, एम राजगोपाल। तो यहां आपको बताना है कि एनएमसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विभू बखरू। जो विभू बखरू हैं इनको जुलाई 2025 में किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? पटना, दिल्ली, कर्नाटक या झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे मिला है? ममता बनर्जी को, वर्षा देश पांडे को, मीनाक्षी लेखी को या सबाना आजमी को? किसको मिला है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में ये आ सकता है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास 2025 में पहली बार कहां आयोजित हुआ? 2025 में पहली बार कहां आयोजित हो रहा है ये? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो आयोजित हो रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इतर पहली बार कहां पर इसको आयोजित किया जाएगा? जर्मनी, पापुआ न्यू गिनी, जापान या मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जुलाई 2025 में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? असीम कुमार घोष, कविंद्र गुप्ता, पुषापति अशोक गजपति राजू या बीडी मिश्रा। ठीक है, अब कौन बने हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सियोम मिशन 4 में भारत के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में कौन सा बीज उगाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया कि 7 प्रयोग भारत के थे। ठीक है, टोटल 60 प्रयोग किए गए और जिनमें से 7 प्रयोग भारत के थे। उन 7 प्रयोग में एक फसल भी उगाई गई, 2 किस्मों की फसल उगाई गई थी एक शोध में। तो वो कौन सी फसल है ये आपको बताना है। गेहूं और चना, धान और अरहर, मेथी और मूंग या सरसों और उड़द। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2025 में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? बीजिंग में, नई दिल्ली, ताशकंद या तियानजिन में। ठीक है, आपको बताना है लोकेशन किस शहर में आयोजित किया गया था विदेश एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। और एक पॉइंट आप ये भी बता सकते हैं कि एससीओ में कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 600 विकेट और 7000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय ऑलराउंडर कौन है? दूसरे भारतीय ऑलराउंडर कौन है? पहले भी आप बता सकते हैं पहले वाले कौन थे और दूसरे वाले का नाम आपको लिखना है। विराट कोहली, कपिल देव, रविंद्र जडेजा या रवि शास्त्री। ठीक है, तो यहां पर ये 10 सवाल है और 10 सवालों के साथ साथ में आपसे आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है उन पर चर्चा की गई। और मुझे उम्मीद है कि आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा में आज के जो क्लासेस है, आज की जो क्लास है, इस क्लास से एक प्रश्न पक्का संभावित है। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको एक बार देखिएगा क्योंकि नियुक्तियों से संदर्भित
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आज उनको कवर किया गया है। यहाँ से एक सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। उसके पूर्व मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि जो लोग पहले पुराने करंट अफेयर में इनरोल थे, अभी भी देखा जाए तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है और उन्होंने अब तक अपडेट नहीं किया है अपना करंट अफेयर, तो अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस अनवरत रूप से चलती रहे और आपको करंट अफेयर के PDF PPT ग्रुप में आपके शेयर होते रहे, तो आप कृपया करके अपडेट कर लीजिएगा। आप अपडेट करेंगे क्योंकि आपका अपडेशन ही मायने रखता है। आप अपडेट करते हैं हर महीने तो संस्था को पता चलता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। संस्था को जो हमारी अन्य सीरीज चल रही हैं टेस्ट की, PDF की, PPT की, वो आपके परचेज पर डिपेंड करता है। अगर आप लगातार अनावरत रूप से परचेज कर रहे हैं या फिर उसको अपडेट कर रहे हैं तो इससे ये रहता है कि हाँ, बच्चे इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। जुलाई अपग्रेड करेंगे जुलाई महीने में। और दूसरी बात ये कि जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक किया करें, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब को भी पता चला करे कि हाँ, क्लास सही चल रही है, क्लास अच्छी चल रही है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक जरूर किया करें वीडियो को, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।